हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, रेलवे एग्जामिनेशन में आपका स्वागत है और हम लोग हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला ये पूछ रहा है आपसे कि दिन में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, बताइए। तो पहला राइट आंसर होगा इसका कि मोहम्मद बिन कासिम। दासमिक के खलीफा वालिद और उसके इराकी गवर्नर हज्जाम ने 711 ईस्वी में उबैद शाह के नेतृत्व में एक अभियान सिंध पर किया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इसके पश्चात 712 ईस्वी में हज्जाम ने सिंध विजय का दायित्व मीर कासिम को सौंपा। वह वीर और कुशल सेनानायक था। उसने सिंध के शासक दाहिर को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था। क्या होगा राइट आंसर, मोहम्मद बिन कासिम। यानी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। यह अरब देश का था। इस आक्रमण का कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। भारत का इस्लाम के साथ सबसे पहला संपर्क कब स्थापित हुआ। उत्तर नंबर डी, मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। मीर कासिम के सिंध आक्रमण से पूर्व खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में बम्बई के निकट थाने की विजय के लिए एक अभियान भेजा गया, परंतु वह असफल रहा। इसी अभियान के दौरान भारत के लोग सर्वप्रथम इस्लाम के संपर्क में आए। इसके बाद अनेक अरब व्यापारी भारत के मालाबार समुद्र तट यानी पश्चिमी तट पर आकर बस गए। इसके बाद आपसी आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू हुई। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसका सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ, जिसमें वह कुछ सीमांत किलों पर अधिकार करने में सफल रहा। इसके बाद उसने हिंदू शाही शासक जयपाल को परास्त किया, जिसे उसके महमूद के इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु लिखा। उसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों पर हुआ। महमूद गजनवी के आक्रमणों का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था। बी, राजा जयपाल। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक राजा जयपाल थे। 27 नवंबर 1001 को पेशावर के निकट जयपाल व गजनवी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल पराजित हुए। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान भारत के महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था। ए, अल-बुरीनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। अल-बुरीनी, जिसके शासनकाल में इतिहासकार था। किसके निवेदन को अल-बुरीनी भारत आया था और मुस्लिम लेखकों में किसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। तो इसकी व्याख्या में हम लोग आते हैं दोस्तों। तो प्रसिद्ध अरब यात्री अल-बुरीनी मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय भारत आया था और वह महमूद गजनवी का दरबारी कवि एवं इतिहासकार था। इसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। यह रहते हुए उसने खगोल विद्या, ज्योतिष, प्राकृतिक विज्ञान, धातु शास्त्र, पुराण, चिकित्सा शास्त्र व रसायन शास्त्र आदि विषयों का विस्तृत अध्ययन किया है। उसकी पुस्तक तहकीक ए हिंद 11वीं सदी के भारत का चित्र प्रस्तुत करती है। आत्मकथा सहनामा के लेखक कौन हैं। क्या होगा राइट आंसर, फिरदौसी। सहनामा के लेखक फिरदौसी थे। वे मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे और इसके अतिरिक्त अन्य विद्वान जो गजनवी के दरबार में रहते थे, अल-बुरीनी, उतबी, फैराबी बहकी, उज्जारी, तुसी, उंजुरी, अज़दी और फारूकी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। सी, 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में थानेश्वर के समीप तराइन के मैदान में दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी को हार हुई। निम्नलिखित में किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। आंसर में बी, बघेल भीम। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया
उस समय वहाँ बघेल वंशीय शासक भीम द्वितीय मूलराज सेकंड का शासन था। आबू पर्वत की तलहटी में इसने गौरी को पराजित कर दिया और यह गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल 5 राजवंशों द्वारा। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों का शुरू के बाद सही क्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत पर क्रमशः शासन करने वाले 5 राजवंश गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश थे। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320 और तुगलक वंश 1320 से 1413 और सैयद वंश 1413 से 1451 तथा लोधी वंश 1451 से 1526। कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था। वह किसका गुलाम था? ए. मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गौरी के बाद उसके भारतीय साम्राज्य को स्वामी कुतुबुद्दीन ऐबक ही हुआ। 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति प्राप्त हुई और ऐबक लाख बख्श व कुरान खवा के नाम से भी प्रसिद्ध था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसने दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया और 1210 ईस्वी में लाहौर चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। निम्न में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? ए. इल्तुतमिश। उपरोक्त में इल्तुतमिश दास राजवंश से संबंधित है। वह इलबरी तुर्क था। हुमायूं तथा अकबर मुगल राजवंश से तथा अहमद शाह अब्दाली अफगान वंश से थे। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा प्रारंभ किया। निम्नलिखित में किसको गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? आंसर नंबर बी. इल्तुतमिश। व्याख्या की बात करते हैं तो 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का अधिकार रहा। इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में से 1236 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। सुल्तान बनने से पूर्व वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक को दामाद व उत्तराधिकारी इलबरी तुर्क तथा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन था? राइट आंसर होगा डी. इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली की गलती पर इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी में बैठा। अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया। छोटा बालक तैमुजिन बड़े होने पर कहलाया। बी. चंगेज खान या जंगीज़ खान। चंगेज खान किस देश का निवासी था? चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासन में हमला किया है? व्याख्या की बात करते हैं तो चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तैमुजिन था। चंगेज खान मंगोलिया का निवासी था और चंगेज खान ने मंगोलों की एक सुसंगठित सेना तैयार की। उसने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया और खर्रम वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को हराया। उसके उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मकबरनी को चंगेज खान ने सिंधु नदी तक पीछा किया। चंगेज के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक है? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई या बेगम अजद महल? बी. रजिया सुल्तान। सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की क्या लगती थी? और दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी और रजिया ही एकमात्र मुस्लिम स्त्री थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसने 1236 से 1240 तक दिल्ली पर शासन किया। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा किया? सी. इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार, जिसका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति के निर्माण कार्य में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 से प्रारंभ किया, को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। उसे हिंदू व जैन मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? बी. 238 फीट। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कराया गया। यह मीनार दिल्ली से 12 मील की दूरी पर महरौली गांव में स्थित है। ऐबक इस इमारत को 4 मंजिलों का निर्माण करवाना चाहता था।
पर एक मंजिल के निर्माण के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। शेष मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में करवाया। इसकी ऊंचाई 237.8 फीट या 72.5 मीटर है। निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। डी, इल्तुतमिश 1210 से 1236, फिर रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी, फिर नसरुद्दीन 1246 से 66 ईस्वी और फिर बलबन 1266 से 87। राजा दैवीय अधिकार से संपन्न है। इससे मिलता जुलता सिद्धांत है। राजा की गरिमा इस दूसरे सिद्धांत से प्रतिपादित करने वाला प्रथम महिला शासक था। उत्तर नंबर डी, बलबन। व्याख्या की बात करते हैं तो राजत्व की गरिमा का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला प्रथम शासक बलबन था। उसने दरबारियों से कहा था कि राजत्व एक दैवी संस्था है। उसने अपने पुत्रों से राजत्व के संबंध में कहा कि राजा का हृदय ईश्वर की कीर्ति को प्रतिबिंबित करता है। बलबन ने अपने को फिरदौसी के शहनामा से वर्णित अफरसियाब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? बी, अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 ईस्वी में बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के विषय में जानकारी तारीख ए फिरोजा शाही बरनी, खजाइनुल-फतूह और रहेला नामक ग्रंथों में मिलता है। प्रसिद्ध फारसी पूर्व नवरोज को भारत में निम्न से किसने प्रारंभ किया? ए, बलबन। प्रसिद्ध फारसी पूर्व नवरोज को भारत में बलबन ने प्रारंभ किया था। बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। इसके अलावा उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा ईरानी को अपने दरबार में शुरुआत किया था। गैर इस्लामी समझा जाता था और बलबन इल्तुतमिश का दास था। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? सैनिकों के। इतिहासकार परमात्मा शरण के अनुसार अलाउद्दीन के मूल नियंत्रण का उद्देश्य न्यूनतम वेतन द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को रखना था। इतिहासकार मोरलैंड एफ.के.एस. लॉल के अनुसार मूल नियंत्रण नीति केवल दिल्ली में लागू थी। राजस्व सुधार का सर्वप्रथम किसने चलाया? बी, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। व्याख्या की बात करते हैं अगर तो अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने केंद्रीय शासन व्यवस्था की दृष्टि से संपूर्ण भू राजस्व एवं राज्य वित्त व्यवस्था का व्यापक रूप से पुनर्लोकन किया और उसने अपने व्यापक अधिनियमों के द्वारा उन्हें नया स्वरूप प्रदान करके चलाया। भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करता था और बिस्वा की पैमाइश का मानक इकाई निर्धारित की गई। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया? आंसर नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना संगठित की। उसने केंद्र में एक विशाल सेना रखी जिसमें 45 सैनिकों के अतिरिक्त 4,75,000 घुड़सवार थे। खिलजी काल में मंगोलों में प्रचलित सैन्य वर्गीकरण पद विषयक शब्द ऐसे अमीरन-ए-सदा, अमीरन-ए-हजारा एवं अमीरन-ए-तुमन के उदाहरण मिलते हैं। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ सैनिकों को वेतन देने का संबंध नकद वेतन से था और सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? सी, पटियाली। अमीर खुसरो का जन्म एटा उत्तर प्रदेश के वर्तमान में काशीराम नगर के पटियाला कस्बे में 1253 ईस्वी में हुआ था। इन्हें कव्वाली गायन का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने भारतीय संगीत के ख्याल व तराना गायन का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने गज़ल, मंसदी, रुबाई, काटा, दोबदी और तुर्कबंदी की रचना की। इनका विशेष योगदान गज़ल के विकास में था। अमीर खुसरो के परिजन और हिंदुस्तानी दोनों भाषाओं में लिखते थे। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? डी, अलाउद्दीन खिलजी।
व्याख्या। उपरोक्त विकल्प में दिए गए शासकों में से अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। उसने अलाउद्दीन के आदेश पर खजाइन अल फतूह की रचना की थी। निम्नलिखित में किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? डी मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने खिलाफत के सिद्धांत को ठुकराकर स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की। इसका शासनकाल 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक था। इस उपलक्ष्य में उसने अल इमाम उल इमाम और खिलाफत उल्लाह आदि की उपाधि ग्रहण की। तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? सी गयासुद्दीन तुगलक, खाजी मलिक या तुगलक खाजी गाजी गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन में बैठा। इसे ही तुगलक वंश के संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी यानी काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा। उसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। निम्नलिखित में दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ए गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। वस्तुतः तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में की। 33वां निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी 1327 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित की। उसके पीछे उद्देश्य कुशल प्रशासन था, परंतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने पर भी यह योजना सफल नहीं हो सकी तथा उसे पुनः राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? बी मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक था और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 था और इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से 1526 था। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक था। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा डैश द्वारा प्रचलित की गई थी। कौन था वो? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसने चांदी के स्थान पर कांसे की मुद्रा चलाई, परंतु जनता ने अपने घर पर उक्त मुद्रा को इस्तेमाल डालना शुरू कर दिया। बादशाह इस प्रवृत्ति को रोक नहीं पाया और वह प्रतीक मुद्रा असफल हो गई। दीवान एक हैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? सी फिरोज तुगलक। दीवान एक हैरात दान विभाग की स्थापना फिरोज ए तुगलक ने। इस विभाग द्वारा अनाथों, विधवाओं और गरीबों के भरण पोषण एवं उनकी देखभाल किया जाता था। दिल्ली के सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण में प्रसिद्ध था, कौन था? सी फिरोजा शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविख्यात है? सुल्तान फिरोजा शाह तुगलक ने कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण करवाया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नहर थी जिसे में द्वारा यमुना का पानी हिसार तक पहुंचता था और यह 150 मील लंबी थी। 38 सूची है, आपको इसमें मिलाना है। तो बड़े पत्थरों के ब्लॉकों को न्यूनतम अलंकरण तुगलक वंश ने किया था। शुद्ध मेहराब, गुलाम वंश, अर्ध गुंबर महद्दार मुगल वंश और दोहरे गुंबद की मोटी दीवारें पहला लोधी वंश। बड़े पत्थरों के ब्लॉक और न्यूनतम अलंकरण का प्रयोग तुगलक वंश की इमारतों में मिलता है। दोहरे गुंबद का प्रयोग लोधियों के काल में मिलता है और शुद्ध मेहराब इल्तुतमिश के मकबरे में देखने को मिलता है। अर्ध गुंबद महातार का नमूना मुगल काल में देखने को मिलता है। 39 पे आते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में बयान करना है, बताना है कि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, जियाउद्दीन बरनी, फिरोजा शाह तुगलक, इब्न मोहम्मद बिन तुगलक और मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश। तो अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, जियाउद्दीन बरनी, फिरोजा शाह तुगलक, इब्न मोहम्मद बिन तुगलक और मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के दरबार से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट आपको मिलान करना है हज़रत निजामुद्दीन औलिया।
क्वेश्चन है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, मलिक कफूर, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन। इसका हो जाएगा राइट आंसर ए, यानी हज़रत निज़ामुद्दीन सूफ़ी संत, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सूफ़ी संत चिश्ती सिलसिले के थे। मलिक कफूर को हज़ार दिनारी या हज़रत दिनारी के भी कहा जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी इसके नियंत्रण दाम व राशन बाजार नियंत्रण की शुरुआत की थी। जलालुद्दीन के दास राजवंश का उन्मूलन कर खिलजी वंश की स्थापना की। निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने कला विकसित की थी? बी, सुमेर ने। प्राचीन विश्व में लिपि कला के आविष्कारक सुमेरन थे। सुमेरन कील छर लिपि न केवल सेमरोनों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई, अपितु आगे चलकर मेसोपोटामिया की अन्य संस्कृतियों ने भी इसे ग्रहण किया। सुमेरियों ने भी सर्वप्रथम व्यवस्थित शिक्षा पद्धति और पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। दिल्ली की सल्तनत का मुख्य बाहरी खतरा था। डी, इनमें से कोई नहीं, यानी वस्तुतः दिल्ली सल्तनत का मुख्य रूप से मंगोल आक्रांताओं का भय था, जिन्होंने समय समय पर दिल्ली पर आक्रमण किए और इनके आक्रमण का सल्तनत का आंतरिक बाह्य नीति पर गंभीर प्रभाव पड़ा। मोरिस यात्री इब्न बतूता किस समय भारत में आया था? बलबन। किस समय में भारत आया था? बलबन। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अरब यात्री था। विभिन्न देशों की विस्तृत यात्रा के बाद वह 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1353 में मोरक्को लौटने पर इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक में अपना यात्रा संस्मरणों का संकलन प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः ही जला लेने का दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? आंसर में इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन भेजा गया। उसके द्वारा लिखित पुस्तक रहला में महमूद तुगलक के समकालीन घटनाओं का वर्णन मिलता है और उपरोक्त कथित दृश्यों का जीवंत चित्रण इब्न बतूता द्वारा ही किया गया। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।